नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है, अब लगेगा 10 लाख का जुर्माना अगर नहीं दी आईटीआर में ये नई जानकारी असेसमेंट ईयर 25-26 में। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी कि असेसमेंट ईयर 25-26 की अगर आप आईटीआर फाइल करने वाले हैं तो ये नई जानकारी जरूर दें, अन्यथा आपको यहां पर 10 लाख का जुर्माना और जेल भी जाना पड़ सकता है। तो कौन सी नई जानकारियां हैं जो आपको आपके आईटीआर फॉर्म में देना मैंडेटरी हो जाता है। अगर आप ये नहीं देते तो उस केस में आप पर भारी पेनल्टी और यहां पर आपको नुकसान हो सकता है। तो कौन सी जानकारी है जानेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। कौन से शेड्यूल आपको यहां पर फिलअप करने होते हैं जो बहुत ही जरूरी है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं कौन सी ऐसी जानकारी आपको आईटीआर में देनी है, अन्यथा आपको 10 लाख की पेनल्टी जुर्माना लग सकता है, जेल भी जाना पड़ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई फॉरेन असेट्स या फॉरेन इनकम हुई है तो आपको यहां पर आईटीआर 2 के अंदर शेड्यूल एफए यहां पर सबमिट करना होता है। यानी अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है, लैंड है, बिल्डिंग है, अकाउंट है जो आउटसाइड इंडिया होल्ड करके रखा है, शेयर में, बॉन्ड में, म्यूचुअल फंड में, कुछ भी अगर आपने निवेश करके रखा है आउटसाइड इंडिया, जो इंडिया में आपने निवेश नहीं किया है, बाहर की कंट्री में निवेश किया है और वहां से अगर आपको कोई इनकम हो रही है तो उस केस में आपको फॉरेन एसेट्स शेड्यूल एफए के अंदर यहां पर डिटेल जानकारी देनी होती है। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से भी इनकम कम क्यों ना है, या आपका कोई टैक्स लायबिलिटी भी नहीं है, या आपकी कोई इनकम भी नहीं है, तो भी ये शेड्यूल देना आपके लिए मैंडेटरी होता है। सिर्फ यहां पर जो रेसिडेंट है या ऑर्डिनरी रेसिडेंट है उन्हीं के लिए ये एप्लीकेबल होता है। अब इसमें क्या क्या डिटेल दी जाती है यहां पर ध्यान रखिएगा। सबसे पहले दिया गया फॉरेन बैंक अकाउंट, तो अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है, मनी मार्केट अकाउंट है, डिपॉजिटरी अकाउंट है तो उसकी जानकारी आपको देनी होगी। नेक्स्ट यहां पर दिया गया फॉरेन कैश वैल्यू इंश्योरेंस एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट, तो अगर आपको इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं आउटसाइड इंडिया तो उसकी डिटेल देनी होगी। अगर आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है किसी भी एंटिटी या बिजनेस जो लोकेटेड है आउटसाइड इंडिया, अब्रॉड में अगर कोई एंटिटी है, बिजनेस है, वहां पर अगर आपका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, अगर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी होल्ड करके रखी है, लैंड, बिल्डिंग, फ्लैट, हाउस आउटसाइड इंडिया, तो आपको इसमें जानकारी देनी होगी। फॉरेन कस्टोडियल अकाउंट है, अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट अकाउंट है तो भी आपको जानकारी देनी है। फॉरेन एंटिटी अगर कोई है या डेप्थ इंटरेस्ट है, जैसे म्यूचुअल फंड में, शेयर्स में, बॉन्ड में, स्टॉक में, अगर उस एंटिटी में आपने निवेश करके रखा है, जो फॉरेन एंटिटी है जहां पर आपने शेयर्स लेकर रखे, म्यूचुअल फंड लेकर रखे आउटसाइड इंडिया, तो उसकी डिटेल जानकारी आपको देनी होगी। इसके अलावा अगर आपने ट्रस्ट क्रिएट किया हुआ है जहां पर आप ट्रस्टी, बेनिफिशियरी या फिर सेटलर है आउटसाइड इंडिया तो उसके इसमें जानकारी देनी है। अगर आप किसी अकाउंट के साइनिंग अथॉरिटी भी है तो भी आपको यहां पर जानकारी देनी होगी। इसके अलावा कोई अदर कैपिटल असेट है जो आउटसाइड इंडिया है, यानी बाहर की कंट्री में अगर आपके पास कोई ज्वेलरी है, आपने कोई गोल्ड लेकर रखा है, बाहर की कंट्री में पड़ा हुआ है तो उसकी भी जानकारी आपको देनी है। या फिर अगर कोई एनी अदर फॉरेन असेट्स अगर है तो उसकी भी जानकारी आपको देनी होगी। तो ये 10 पॉइंट दिए गए, इन सभी की डिटेल जानकारी आपको देनी होती है। शेड्यूल दिया गया है फॉरेन असेट शेड्यूल एफए, आईटीआर 2 के अंदर इसकी जानकारी देनी होती है। आइए अब एक एक शेड्यूल को हम डिटेल से एनालिसिस करते हैं, इनमें और क्या क्या डिटेल आपको देनी होगी। जैसे एड्रेस देना होता है, या जो भी इनकम आपने जनरेट करी वो देनी होती है, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, या जो पीक बैलेंस है वो देना होता है। तो क्या क्या डिटेल आपको इसमें देनी होती है, इन सभी पॉइंट के अंदर एक एक करके देख लेते हैं। आ जाते हैं अपने सबसे पहले पॉइंट पे। तो डिटेल यहां पर आपको देनी होगी फॉरेन डिपॉजिटरी अकाउंट। अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है, कोई भी डिपॉजिटरी अकाउंट है, तो आपने अगर हेल्ड करके रखा है आउटसाइड इंडिया इंक्लूडिंग एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट, यहां पर ध्यान रखिएगा कैलेंडर ईयर के हिसाब से आपको देना है, यानी 31 दिसंबर 2024 आपका ईयर एंड माना जाएगा, ना कि 31 मार्च 2025। तो यहां पर ध्यान रखिएगा जनवरी से लेकर दिसंबर कैलेंडर ईयर के हिसाब से आपको डिटेल यहां पर जानकारी देनी होगी। फॉरेन डिपॉजिटरी अकाउंट, अब क्या क्या जानकारी आपसे मांगी जाएगी ये ध्यान रखिएगा। पहले आ जाता है सीरियल नंबर, सेकंड पे आ जाता है आपका कंट्री का नाम, कौन सी कंट्री के अंदर आपने अकाउंट होल्ड करके रखा है, और कंट्री का जो कोड है वो आ जाएगा, फिर नाम आ जाएगा, कौन सी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपका अकाउंट है,
उसका एड्रेस, जिप कोड, अकाउंट नंबर यहां पर आपको देना होगा, स्टेटस देना होगा, एक्टिव है, इनएक्टिव है, क्लोज हो चुका है या फिर अगर कंटिन्यू नहीं है। इसके साथ कब आपने अकाउंट ओपन करवाया था, पीक बैलेंस क्या था, पूरे साल के अंदर सबसे हाईएस्ट बैलेंस कौन सा है उसकी डिटेल, और क्लोजिंग बैलेंस आपको दिसंबर 2024 को क्या बैलेंस होगा वो बैलेंस आपको यहां पर देना होगा। इसके साथ साथ अगर कोई इंटरेस्ट जो है इस अकाउंट पर दिया गया है पूरे साल में तो वो इंटरेस्ट का अमाउंट भी यहां पर आपको देना होगा। तो ये पूरी डिटेल जो है वो यहां पर आपको देनी होगी फॉरेन डिपॉजिटरी अकाउंट अगर आपने होल्ड करके रखा है आउटसाइड इंडिया। सेकंड पॉइंट पे, तो अगर आपको फॉरेन कस्टोडियल अकाउंट आपने होल्ड करके रखा है आउटसाइड इंडिया तो उस केस में ध्यान रखिएगा कैलेंडर ईयर के हिसाब से 31 दिसंबर 2024 को आपको सेम डिटेल देनी है। यहां पर कंट्री का नाम, कोड हो गया, नेम ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एड्रेस क्या होगा, जिप कोड, अकाउंट नंबर, स्टेटस क्या है, एक्टिव है, इनएक्टिव है, क्लोज कर दिया गया है, अकाउंट ओपनिंग डेट क्या होगा, पीक बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा 31 दिसंबर को, और इसके साथ साथ आपको ग्रॉस इंटरेस्ट कितना पेड हुआ है, क्या यहां पर क्रेडिटेड किया गया उसकी भी जानकारी आपको देनी होगी, यानी कितना इंटरेस्ट डिविडेंड आपके खाते में आया है। अगर कोई फाइनेंशियल एसेट आपने बेचा है, कोई इनकम आपको हुई है तो सेल और रिडम्पशन प्रोसीड जो है वो भी अगर आपके खाते में आया है तो उसके रिगार्डिंग भी डिटेल आपको यहां पर देनी होगी, यानी कोई इनकम हुई इस कस्टोडियल अकाउंट के तहत, इंटरेस्ट आया है, डिविडेंड आया है, तो वो भी आपको यहां पर बताना होगा। तो ये सारी डिटेल जो है वो आपको कैलेंडर ईयर के हिसाब से देनी होगी, यानी 31 दिसंबर 2024 तक की आपको डिटेल जो है वो यहां पर फॉरेन कस्टोडियल अकाउंट रिलेटेड देनी है। थर्ड पॉइंट पे, तो अगर आपकी कोई फॉरेन इक्विटी या डेप्थ इंटरेस्ट है, म्यूचुअल फंड निवेश किया है, शेयर्स में, स्टॉक्स में, बॉन्ड में अगर आपने निवेश करके रखा है आउटसाइड इंडिया तो ध्यान रखिएगा आपको यहां पर डिटेल क्या क्या देनी होगी, कंट्री का नाम, कौन सी कंट्री में किया है, कोड देना होगा, नेम ऑफ एंटिटी, कौन सी एंटिटी के अंदर आपने निवेश किया है, एड्रेस, जिप कोड, कब आपने अक्वायर किया था इंटरेस्ट, कितना इनिशियल आपने इन्वेस्टमेंट किया है, इसी के साथ पीक वैल्यू क्या है आपके इन्वेस्टमेंट की पूरे साल में, यानी सबसे ज्यादा बैलेंस कब दिख रहा है, मैक्सिमम बैलेंस क्या है, क्लोजिंग वैल्यू क्या है 31 दिसंबर 2024 को। इसके साथ साथ अगर कोई इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड अगर आपको क्रेडिट हुआ है तो उसकी भी जानकारी आपको यहां पर देनी होगी ड्यूरिंग द पीरियड। एंड अगर आपने कोई सेल या रिडम्पशन किया है, यानी शेयर्स, म्यूचुअल फंड अगर बेचे हैं, उससे अगर आपको कोई प्रोसीड हुई है तो उस केस में उसकी भी जानकारी यहां पर आपको देनी होगी। तो ध्यान रखिएगा आपको फॉरेन इक्विटी एंड डेप्थ इंटरेस्ट अगर है तो उस केस में ये डिटेल जानकारी जो है वो आपको देनी पड़ सकती है। अपने फोर्थ पॉइंट पे, तो डिटेल आपको देनी होगी फॉरेन कैश वैल्यू अगर आप इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या फिर एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर 31 मार्च 2024 तक आपको डिटेल देनी है। ध्यान रखिएगा कंट्री का नाम, कंट्री का कोड आ जाएगा, यहां पर आपको नाम देना होगा उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जहां से आपने इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट करवाया है, उसका एड्रेस, जिप कोड, कौन सी डेट को कॉन्ट्रैक्ट करवाया है, और इसके साथ साथ जो भी सरेंडर वैल्यू होगी, कैश वैल्यू होगी उस कॉन्ट्रैक्ट की वो आपको यहां पर देनी होगी, और कितना अमाउंट आपने उसके रिगार्डिंग पेड किया है या कोई पैसा क्रेडिट हुआ है तो वो भी आपको यहां पर अमाउंट जो है वो बताना होगा। तो टोटल ग्रॉस अमाउंट कितना पेड क्रेडिटेड किया गया है उस कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड ड्यूरिंग द पीरियड, तो यह जानकारी आपको देनी होगी। इन केस अगर आप फॉरेन कैश वैल्यू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं या एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं आउटसाइड इंडिया तो उस केस में आपको यहां पर यह जानकारी देनी पड़ सकती है। फिफ्थ पॉइंट पे, तो अगर आपका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है किसी भी एंटिटी में जो आउटसाइड इंडिया है तो उस केस में आपको क्या क्या जानकारी देनी है, कंट्री का नाम, कोड देना है, जिप कोड देना है, कौन से नेचर ऑफ की एंटिटी वो है वो नेचर बताना है, साथ में उसका नाम, एड्रेस बताना है। नेचर ये भी आपको बताना होगा कि आपका डायरेक्ट इंटरेस्ट है, फाइन बेनिफिशियल आप ओनर है या सिर्फ आप बेनिफिशियरी है, ये आपको बताना होगा। कब से आपने यहां पर फाइनेंशियल इंटरेस्ट होल्ड करके रखा है, कितना टोटल इन्वेस्टमेंट किया है, एट कॉस्ट बेसिस पर देना है और रुपीज, इंडियन रुपीज में आपको देना होगा। अगर आपने कोई इनकम जनरेट करी है उस फाइनेंशियल इंटरेस्ट से जो भी आपकी एंटिटी है तो वो इनकम भी आपको बतानी पड़ेगी, यानी कोई ब्याज व्याज डिविडेंड आपको मिला है तो वो भी आपको देना होगा। नेचर आपको बताना होगा, इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड मिला है। इसके साथ साथ क्या आपने इनकम टैक्स रिटर्न में इस इनकम को टैक्सेबल किया है या ऑफर किया है आईटीआर के अंदर, तो कितना अमाउंट किया है, कौन से शेड्यूल में किया है और आइटम नंबर क्या है, यह भी जानकारी आपको देनी होगी। तो ध्यान रखिएगा अगर आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है किसी भी एंटिटी में
जो आउटसाइड इंडिया है एंटिटी, तो उस केस में आपको यहां पर जानकारी पूरी देनी होगी, कितना आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया, कोई इनकम तो नहीं हो रही है, एंटिटी की डिटेल आपको देनी होगी, एंटिटी का नाम हो गया, एड्रेस हो गया, एंटिटी का नेचर क्या है, ये सारी डिटेल जानकारी आपको यहां पर शेड्यूल एफए में देनी पड़ेगी। अपने 6th पॉइंट पे, तो अगर आपके पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लैंड है, बिल्डिंग है, फ्लैट है, घर है, मकान है आउटसाइड इंडिया, तो उस केस में क्या क्या डिटेल देनी है, कौन सी कंट्री या कोड क्या है उस कंट्री का, जिप कोड क्या है, एड्रेस, प्रॉपर्टी कहां लोकेटेड है, उसके साथ साथ आपका डायरेक्ट ओनरशिप है या बेनिफिशियल ओनर है या सिर्फ आप बेनिफिशियरी है, कब आपने अक्वायर करी थी, टोटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बेसिस पर आपको देना होगा इंडियन रुपीस में, कोई इनकम उस पर डिराइव्ड हो रही है, यानी कोई अगर आपने रेंटेड पे दिया है तो कोई रेंट इनकम आपको उसमें मिल रही है, नेचर ऑफ इनकम क्या है, तो रेंट इनकम जो भी आपको मिल रही है उसका नेचर बता दीजिए, क्या ये आपने अपनी आईटीआर रिटर्न के अंदर इस इनकम को ऑफर किया है टैक्सेबल के लिए, तो अमाउंट कौन से शेड्यूल में और आइटम नंबर क्या है उस शेड्यूल का, इसकी जानकारी आपको देनी होगी। तो अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी जैसे लैंड, बिल्डिंग, कोई भी मकान है, कॉमर्शियल है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है जो आउटसाइड इंडिया होल्ड कर रहे हैं, तो उसका प्रॉपर एड्रेस देना होगा, कितने में आपने खरीदी है, कोई इनकम हो रही है तो वो भी आपको यहां पर डिटेल जानकारी देनी होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं 7th पॉइंट पे, तो अदर कैपिटल असेट आउटसाइड इंडिया आपने होल्ड करके रखा है, ज्वेलरी हो गई, गोल्ड हो गया या अदर कोई भी एसेट प्रॉपर्टी के अलावा, तो उस केस में यहां पर आपको कंट्री का नाम, जिप कोड, नेचर ऑफ एसेट कौन सा नेचर का है, उसके साथ डायरेक्ट ओनरशिप है, बेनिफिशियल ओनर है या आप बेनिफिशियरी है, कब आपने एक्वायर किया है, टोटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बेसिस पर रुपीस के तहत आपको देना होगा, और क्या अगर कोई इनकम डिराइव्ड हो रही है उस एसेट से तो वो भी देना, नेचर ऑफ इनकम क्या है, और इनकम अगर आपने ऑफर करी है टैक्सेबल है इनकम टैक्स रिटर्न में, तो उसका अमाउंट, शेड्यूल और कौन से शेड्यूल आइटम नंबर में है, ये डिटेल आपको देनी होगी। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी अदर कैपिटल एसेट है, अदर कैपिटल एसेट जैसे अगर कोई गोल्ड है, ज्वेलरी है या कोई प्रीशियस मेटल है जो आपने होल्ड करके रखा है आउटसाइड इंडिया, तो उस केस में आपको यहां पर जानकारी देनी पड़ सकती है, उसका नेचर क्या है, टोटल कितना इन्वेस्टमेंट किया है, कोई इनकम डिराइव हो रही है, तो ये सारी जानकारी आपको देनी पड़ सकती है। अब अपने 8 पॉइंट पे, तो अगर आप कोई अकाउंट है जिसमें आप साइनिंग अथॉरिटी है और अकाउंट आउटसाइड इंडिया है, तो उस केस में आपको क्या क्या जानकारी देनी है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन विच अकाउंट इज हेल्ड, कौन सी इंस्टीट्यूशन में वो अकाउंट है, उसका एड्रेस, इंस्टीट्यूशन का नाम, कौन सी कंट्री है, उसका कोड क्या है, जिप कोड क्या है, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, उसके अकाउंट का खाता धारक कौन है, उसकी जानकारी, अकाउंट नंबर क्या है, पीक बैलेंस क्या होगा या इन्वेस्टमेंट जो भी आपने किया है, अगर कोई इनकम एक्यूर हो रही है तो उस केस में उस इनकम का यानी कितना इनकम एक्यूर हो रही है जो आपकी टैक्सेबल है, और अगर वो आपने आईटीआर में भी ऑफर करी है तो उसका अमाउंट कौन से शेड्यूल में और कौन से आइटम में आपने यहां पर डिक्लेयर किया है, ये भी जानकारी आपको देनी होगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप अकाउंट जो है वो यहां पर साइनिंग अथॉरिटी है, सिर्फ आप साइनिंग अथॉरिटी है उस अकाउंट रिलेटेड, तो भी आपको यहां पर जानकारी देनी पड़ सकती है। अपने 9th पॉइंट पे, तो अगर आपने कोई ट्रस्ट क्रिएट करी है आउटसाइड इंडिया, बाहर की कंट्री में, तो उस केस में क्या क्या डिटेल आपसे मांगी जाएगी, कंट्री का नाम, कोड, जिप कोड, ट्रस्ट का क्या नाम है, एड्रेस क्या है वो देना है, साथ में ट्रस्टी, सेटलर और बेनिफिशियरी के भी नाम और एड्रेस आपको देने होंगे, कब से आपने पोजीशन होल्ड करके रखी है, कोई इनकम अगर डिराइव्ड हुई है जो टैक्सेबल है तो उसके बारे में जानकारी देनी है, और अगर आपने रिटर्न में भी इसको दिखाया है तो बताना होगा कौन से शेड्यूल में और कौन से आइटम नंबर में इसको दिखाया है। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी ट्रस्ट आप क्रिएट कर रहे हैं तो ट्रस्ट का नाम पता, ट्रस्टी, सेटलर, बेनिफिशियरी का नाम पता, कोई इनकम अगर जनरेट हो रही है तो उसके रिगार्डिंग भी डिटेल आपको देनी होगी, जो भी ट्रस्ट आपने क्रिएट किया है आउटसाइड इंडिया। 10वें पॉइंट पे, तो अगर और कोई भी इनकम जो है वो आपको हो रही है जिसका सोर्स आउटसाइड इंडिया है, तो उस केस में ध्यान रखिएगा, पहले जो 9 पॉइंट बताए थे उसमें अगर इंक्लूड नहीं है या आपके पीजीबीपी इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं है, तो उस इनकम की डिटेल यहां पर आपको देनी होगी। यानी 9 पॉइंट अब तक हमने आपको जो बताए थे उनमें अगर वो इनकम इंक्लूड नहीं है तो यहां पर आपको देनी होगी, जिसमें कंट्री नाम, कोड, जिप कोड, एड्रेस देना होगा, कौन से व्यक्ति से आपको इनकम डिराइव्ड हो रही है, कौन सी इनकम डिराइव्ड हो रही है, नेचर क्या है, क्या ये टैक्सेबल है, अगर टैक्सेबल है तो क्या आपने अपने रिटर्न के अंदर इसको ऑफर किया है, कौन से शेड्यूल में और कौन से आइटम नंबर में। तो ध्यान रखिएगा, अगर और कोई अदर इनकम अगर आपकी डिराइव हो रही है जिसका सोर्स आउटसाइड इंडिया है, यानी बाहर की कंट्री में ऐसी कोई इनकम जो है वो आपको जनरेट हो रही है, तो उस रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन यहां पर देनी होगी। रखिएगा, ये 10 नई जानकारी आपको देनी होगी। अगर आपका कोई फॉरेन एसेट है, फॉरेन इनकम जनरेट हो रही है, अगर कोई फॉरेन अकाउंट है जहां पर आप साइनिंग अथॉरिटी है, या फिर अगर कोई एसेट है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है जहां पर आप बेनिफिशियल ओनर है या खुद आप ओनर है या बेनिफिशियरी है,
इसके अलावा आपने शेयर्स, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, डिबेंचर या फिर स्टॉक्स में अगर निवेश करके रखे जो आउटसाइड इंडिया है, या कोई कैपिटल एसेट है अदर देन कैपिटल एसेट है, अगर आपके पास गोल्ड है, ज्वेलरी है, प्रीशियस मेटल है आउटसाइड इंडिया, तो ध्यान रखिएगा अगर आपके पास कोई भी फॉरेन एसेट है या कोई भी फॉरेन इनकम जनरेट हो रही है तो शेड्यूल FA के अंदर आपको जानकारी देना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप ये कंप्लायंस नहीं करते तो ध्यान रखिएगा यहां पर आपको 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन आप पर चलाया जा सकता है। अब इसको कब तक आपको दिखाना है तो ध्यान रखिएगा इस बार फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी असेसमेंट ईयर 25-26 की लास्ट डेट है 31 जुलाई, तो इसको बढ़ाकर सरकार ने 15 सितंबर कर दिया है नॉन ऑडिट केस वालों के लिए, तो उस केस में 15 सितंबर तक आप दिखा सकते हैं। पिछले सालों के अंदर अगर आपने नहीं दिखाया है तो उसको दिखाने के लिए आप अपडेटेड रिटर्न जो है उसमें वापस दिखा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो दिखाना ना भूले, अन्यथा आपको भारी पेनल्टी या फिर नुकसान हो सकता है। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।